मंजिल मिले ना मिले ये किस्मत की बात है, आप कोशिश भी ना करें ये भी गलत बात है। ये जो सवाल है ये सवाल नहीं है, ये समझिए कि आपने मांडू विधानसभा वासियों के रगों को आपने दबोच लिया है, पकड़ लिया है। पलायन एक ऐसा मसला है जो हमें जल्द से जल्द इसका समाधान निकालना होगा। मैं समझता हूँ कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब जिसके पास योग्य है, योग्यता है, शिक्षित है, वही अब इस मांडू विधानसभा को देखेगा। कहते हैं किसी के जीवन को रोशन करने के लिए शिक्षा अहम माना जाता है। वहीं एक शिक्षित व्यक्ति से समाज सकारात्मक बदलाव की उम्मीद करती है। लेकिन जब वही शिक्षित व्यक्ति राजनीति में कदम रखता है तो उनकी उम्मीदें कई गुना और बढ़ जाती हैं। उन्हीं उम्मीदों का लौ जगाने के लिए एक प्रत्याशी मांडू विधानसभा से चुनावी मैदान में है। आज़ाद समाज पार्टी से इस बार के प्रत्याशी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर नज़ीर अंसारी की। तो इस वक्त खुद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं और बात करते हैं कि दरअसल शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने के बाद राजनीति में कदम बढ़ाने के पीछे का क्या मकसद है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंडी जवान, जय भीम, जय बिरसा, जय मूल निवासी। आप सभी एसबी लाइव हिंदी के दर्शकों को हमारा बहुत आभार और धन्यवाद। तो पहला सवाल तो हमारा यही होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आप लगातार काम किए हैं, अचानक से फिर राजनीति में कदम बढ़ाना किस सोच के साथ आप आए हैं? देखिए, मेरा कोई बैकग्राउंड राजनीति की नहीं है। बिल्कुल। और आप यूँ समझ लीजिए ये राजनीति नहीं है, जनसेवा है। हमारा इतिहास रहा है, हमारे घर वालों का इतिहास रहा है कि हमने हमेशा जनसेवा का काम किया है, जन कल्याण का काम किया है, जो अपने स्तर पे अपने लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। तो मैं मांडू विधानसभा में राजनीति नहीं, जनसेवा करने आया हूं। ये मेरा घर है, मेरी पैदाइश इसी मांडू विधानसभा में हुई है। तो घर भी अपना है, गाँव भी अपना है, तो मांडू विधानसभा को अपना नेता देने का एक प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात जो लगातार चर्चे में भी रहती है, कई बार हम लोगों से अभी मिल रहे हैं, खास करके मांडू विधानसभा क्षेत्र में, तो लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा का होना बेहद ज़रूरी होता है समाज के बदलाव में। आप इस बात को जिक्र भी कर रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं। क्या लगता है कि कितना अहम रोल अदा करता है कि अगर एक शिक्षित कैंडिडेट चुनावी मैदान में आता है और अगर वो प्रतिनिधित्व का उसको मौका मिलता है तो कितना अहम होता है वो? देखिए, सवाल बहुत अहम है आपका, और आपको इस बात से मैं रूबरू कर देता हूँ कि हमारे और आपकी समझ से और इस भारत के जितने भी लोग रह रहे हैं, ये मानने पे मजबूर हो जाएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जैसा पढ़ा लिखा इंसान कोई नहीं। उन्होंने इतनी डिग्रियां हासिल करने के बाद भी राजनीति चुना। क्यों चुना राजनीति? क्योंकि वो जानते थे कि पढ़ना एक अलग बात है, शिक्षित होना अलग बात है, लेकिन अगर इसका उपयोग सही जगह नहीं हुआ तो हमारे समाज का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने राजनीति चुना, और जितने भी दलित, वंचित और पिछड़े समाज या संघ समाज के लिए, उनके लिए अनेक नीतियाँ लाई, और एक बड़ा सा हमारे उपहार के तौर पे हमें संविधान दिया। तो मुझे लगता है कि अगर जो नौजवान लड़के हैं, अगर वो राजनीति को भी अपना करियर समझे, तो मुझे लगता है कि एक नया बदलाव और एक नया परिवर्तन की तरफ हम लोग बढ़ेगा, ये देश बढ़ेगा। और जब मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ तो उनके मन की आवाज़ में बताता हूँ। उन्होंने एक नारा दिया है मुझे कि जन जन की यही पुकार, इस बार शिक्षित उम्मीदवार। तो ये सुन के भी बहुत अच्छा लगता है और उम्मीद भी जागता है कि हाँ, अब शिक्षित लोग का मनोबल बढ़ रहा है कि हम राजनीति में आएँ और जनसेवा का काम करें। मांडू विधानसभा क्षेत्र पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहते हैं कि खास करके जो नेताओं के प्रति लोगों का एक परसेप्शन बन गया है कि नेता का मतलब वो भ्रष्टाचार में लिप्त, नेता का मतलब कि वो दूसरों को लूटने वाला। तो इस परसेप्शन को आप कैसे देखते हैं, और ख़ास करके समाज के जो हाशिए पर लोग हैं उनके लिए आपका विज़न क्या है? देखिए, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा सिर्फ मांडू विधानसभा के लिए नहीं है, ये काफ़ी राज्यों के लिए है। और भ्रष्टाचार, जब मैं टोला, जैसे 1119 के आसपास टोला है मांडू विधानसभा में, और लगभग 700 टोला मैं घूम चुका हूँ, और हर टोला का ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि हर टोला में भ्रष्टाचार का एक मुद्दा है कि उन्हें ब्लॉक से ये काम कराना हो तो ये पैसे लगेंगे, ये कराना हो तो ये पैसे लगेंगे। तो गरीब आदमी जब पैसे ही दे देगा तो
काम क्या करेगा। बिल्कुल। तो सब दिहाड़ी वाले हैं, मजदूर हैं, काम करने वाले हैं, वो इंसान नहीं कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले इसको दूर करने का एक ही उपाय है कि लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि जो लोग चेयर पे बैठे रहते हैं, सरकारी चेयर पे बैठते हैं, उनका काम है जन कल्याण का, उनकी शपथ दिलाई जाती है। बिल्कुल। और उनको बार बार ये याद दिलाना होगा, हम जनता को याद दिलाना होगा कि आप हमारे नौकर हैं, हमारे सेवक हैं, और इसीलिए आपको चेयर पे लाया गया है। आपका काम है कि सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं जो जनता के लिए बनाई गई है, उसको आपको जनता तक पहुंचाने का काम है, ना कि लूटने का। तो अगर मैं प्रतिनिधि बनता हूं मांडू विधानसभा का, तो यकीन मानिए इसके बीच में एक ऐसा पहाड़ बना खड़ा रहूँगा कि ये भ्रष्टाचारी जो है वो एकदम बिल्कुल रुक जाएगा। चलिए, ये जो आज़ाद समाज पार्टी है, लगातार ये बात करती है शोषितों के हित की, वंचितों के बारे में बात करती है और कोशिश करती है ये लगातार कि हम उन्हीं के बीच में शामिल रहे। आप उसी पार्टी से मांडू विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार हैं, तो मेरा सवाल वही है कि जो खास करके गांव का जो अंतिम व्यक्ति है, उनके बारे में आपका विज़न क्या है? आप क्या सोच रखते हैं? कैसे उनके चेहरे पे मुस्कान आए, इसको लेकर के आप क्या सोचें? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम वो पार्टी है जो वाकई में दलितों का, पिछड़ों का, वंचितों का और अल्पसंख्यकों की पार्टी है। ये चेयर की राजनीति नहीं करता, ये सड़कों की राजनीति करता है। हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भाई जो हैं, वो हमेशा, चाहे वो SC ST का मामला हो, चाहे मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे गुस्ताखे रसूल का मामला हो, या किसी हक का मामला हो, हमेशा सड़कों में नज़र आए हैं। और उन्हीं की सोच और नेतृत्व से आज हम यहाँ खड़े हैं और इस पार्टी को चुनने के लिए एकदम दिल से उनको एक्सेप्ट किया है। रही बात की जो कल्याण योजनाएं हैं, जो सरकारी कल्याण योजनाएं हैं, वो रूट लेवल तक कैसे पहुँचे, इसका सही अगर देखा जाए तो इसकी मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन दो अलग अलग चीज़ होती है। कि नीति तो बन जाती है लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाती है, और इम्प्लीमेंटेशन होता है तो इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, यानी ऑडिटिंग नहीं हो पाती है। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसी मॉनिटरिंग टीम बनानी पड़ेगी, सरकारी नहीं, जिस जगह काम हो रहा है वहीं पर एक मॉनिटरिंग टीम बनेगी, ऑडिट टीम बनेगी। इसका सिंपल सा मैं बताता हूँ, अगर आपके गांव में कोई रोड बन रहा है, बिल्कुल, तो वो रोड में एक सरकारी नियम के अनुसार एक BOQ होता है, बिल ऑफ क्वांटिटीज़। तो उसके अनुसार है कि भाई आपको टाटा का छड़ लगना है, या फिर इतना एग्रीगेट लगना है, इतना सैंड लगना है, बालू लगना है, सब नियमित लिखा रहता है। मैं बस काम करूँगा कि मैं लोगों को जागरूक कर दूँगा कि ये रहा चीज़, ये सामान आपके रोड पे लगना है, ये आप देख लीजिए कि ये सामान आपके ठेकेदार लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, और नहीं लगा रहे हैं तो इसके लिखित और वीडियो हम तक पहुँचाए, उसकी कार्रवाई उसके ऊपर होगी। और ये सिर्फ रोड की बात नहीं है, हर तरह की जन कल्याण योजनाएँ जितनी भी आएंगी, उन सब का एक ऐसी मॉनिटरिंग टीम बनेगी, सरकारी नहीं, जनता बनेगी। चलिए, ये तो अच्छी बात है और ये लोगों के हित में होगा अगर आप ऐसा कदम बढ़ाते हैं तो। अब सीधे हम आते हैं मांडू विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ का एक बड़ा समस्या माना जाता है पलायन। आप भी चूँकि फील्ड में घूमे होंगे और आपकी पैदाइश यहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है आपके भी जहन और दिमाग में होगा ये बात। उस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं और इसके निराकरण के लिए क्या आपके जहन और दिमाग पे चल रहा है? देखिए, ये जो सवाल है, ये सवाल नहीं है, ये समझिए कि आपने मांडू विधानसभा वासियों के रगों को आपने दबोच लिया है, पकड़ लिया है। पलायन एक ऐसा मसला है जो हमें जल्द से जल्द इसका समाधान निकालना होगा, और ये पलायन रोकने का एक ही उपाय है कि आपको स्थानीय नीति पे जोर देना होगा, नियोजन नीति पे जोर देना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार यहाँ पैदा करना होगा। मांडू विधानसभा खनिज प्रदा सभा है, कृषि प्रदा सभा है। मांडू विधानसभा खुद में एक बहुत आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। आपको मैं बता दूं कि टाटी झरिया जैसे एरिया में, मतलब, और विष्णुगढ़ जैसे एरिया में ऐसे गांव घूमा जहाँ जवान लड़के नहीं दिखे, मुझे जवान लड़के ही नहीं दिखे। पता चला कि उसके बूढ़े माँ बाप घर में हैं और आज भी वही परिश्रम कर रहे हैं जो वो जवानी में परिश्रम करते थे, और बेचारा वो मजबूरी में घर छोड़ करके बाहर महाराष्ट्र गया हुआ है, कोई दिल्ली गया हुआ है, पुणे गया हुआ है, कोई देश से बाहर सऊदीया गया हुआ है, और सिर्फ अपने घर की मजबूरी की वजह से घर से बाहर है। तो मुझे लगता है उन बेटों को, उन शौहरों को, उन पति को हमें वापस लाना है और अपने परिवार के साथ उनको जोड़ना है, ताकि, और ये तभी पॉसिबल है जब हम यहाँ पर रोज़गार का व्यवस्था करेंगे। तो मैं स्थानीय नीति पे बहुत जोर देने वाला हूँ, और आसपास में जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं या जितने भी CCL है या फिर टाटा है, या इनके स्थानीय नीति को देखते हुए
हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा छोटे कुटीर उद्योग वगैरह पे रहे और लेडीज़ हो या जेंट्स हो सबको यहाँ पर काम करने का मौका मिले। चलिए ये थोड़ा क्षेत्रीय मुद्दों पे भी बात कर लेते हैं। जब आप विज़िट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो ख़ास करके क्षेत्रीय मुद्दे आपको क्या देखने को मिल रहे हैं जिस पर लगता है कि आपको इस पर तो काम एकदम होना चाहिए और तुरंत होना चाहिए? 3 बड़े मुद्दे हैं। वैसे तो मुद्दे बहुत सारे हैं, बिल्कुल। लेकिन 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं। वो एक पहला है रोज़गार। लोग त्रस्त हैं, लोगों के पास काम नहीं है और बेरोज़गारी लेवल बहुत नीचे जा रहा है। दूसरा है पलायन, कि किसी न किसी तरह से उन लोग जो बच्चे बाहर गए हैं उनको वापस लाना है। और तीसरा है पानी। पानी की स्थिति मांडू विधानसभा में ऐसा है कि लोग कुआं से पानी पी रहे हैं, कहीं काला पानी पी रहे हैं, कहीं लाल पानी पी रहे हैं। पानी की व्यवस्था करनी है। एक पंचायत है इचागडी, मैं वहाँ गया तो पता चला कि बगल में नदी है और इधर 5000 लोग हैं, लेकिन उसको पानी का सप्लाई नहीं दिया जा रहा सीसीएल की तरफ से। मतलब शर्मनाक बात है कि जो मतलब एक छोटा सा मतलब ये बेसिक सुविधा है, आपका मूल अधिकार है पानी, बिजली, सड़क, बिल्कुल। आप वो नहीं कर पा रहे हैं और सरकार बोलती है कि हम विकास करेंगे। अरे पहले मूल सुविधाएं तो दो। लेडीज़ जो हैं 6-6 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर ट्रैवल करके पानी पीने जा रही हैं। मैं तो ऐसे सरकार पे और ऐसे प्रतिनिधियों पे शर्म करना चाहिए कि आज भी आप पानी की व्यवस्था प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, आज़ाद समाज पार्टी की अगर हम बात कर लें तो आज़ाद समाज पार्टी किस मैनिफेस्टो के साथ इस बार चुनावी मैदान में है? हमारा देखिए, आज़ाद समाज पार्टी काशी राम की पार्टी हमेशा, जैसे मैंने कहा कि वंचितों, दलितों और बहुजन और अल्पसंख्यकों की पार्टी मानी जाती है। बिल्कुल। ताकि क्योंकि इनको वो समानता नहीं मिली है। तो ये जो मैनिफेस्टो है उसमें समझिए कि हर क्षेत्र पे अलग अलग काम करने का हम लोगों ने डिसाइड किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र पे अगर बात करें तो यहाँ पर फैसिलिटी हॉस्पिटल एक भी नहीं है मांडू विधानसभा में, बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है। बिल्कुल। तो एक फैसिलिटी हॉस्पिटल यहाँ दिलाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि एम्बुलेंस की यहाँ पर बहुत दिक्कत है। एक कॉल पे 3 घंटे बाद एक एम्बुलेंस आती है, तो हर प्रखंड में मुझे लगता है कि 2 या 3 एम्बुलेंस कंटिन्यूस रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के रोड भी जर्जर हैं, है ना। तीसरा है कि हमें पानी की सुविधा, जैसे मैंने बोला कि पानी की सुविधा जहाँ से भी हो, चाहे वो सीसीएल की तरफ से हो, टाटा की तरफ से हो, इसका व्यवस्था करना, या हमारे सरकारी योजनाओं की तरफ से हो, डीएफटी फंड से हो, वो पानी की व्यवस्था उनको करवानी है। जो हमारे मैनिफेस्टो में एक और आता है रोजगार का, कि रोजगार, और जैसे मैंने पहले ही बात कहा कि रोजगार और पलायन को रोकना है, तो उसके लिए अलग नियम नीति बनाई जा रही है कि हमें छोटे छोटे उद्योग लगाने हैं और लगवाने हैं, है ना, लगवाने हैं, और जो लगे हुए हैं उन पे स्थायी नीति से उनसे बातचीत करके यहाँ के लोकल को ज़्यादा काम देना है। कम से कम एटलीस्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो काम है वो, जैसे बिहार जब अलग हुआ था, हम लोग अलग हुए थे, तो वहाँ की स्थानीय नीति में ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो नौकरियाँ हैं वो वहीं के लोगों को मिलती है, लेकिन यहाँ पर ग्रुप सी ग्रुप डी की नौकरियाँ यहाँ नहीं मिलती है, तो उसको लागू करवाना है। तो और भी क्षेत्र हैं जिसमें हम लोग काम करेंगे। मतलब स्वरोजगार की तरफ आपका इशारा है कि उस पे आप कोशिश करेंगे कि तेजी से कदम बढ़ाएं। अच्छा, जब मैं घूम रहा था आपके क्षेत्र में तो एक विरोधी दल कह लें या विरोधी समर्थक कह लें, एक आरोप भी यहाँ पर लगता है, मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को वो आरोप पे आप जवाब दें। जी बिल्कुल। कहते हैं कि लोग कि आप मांडू विधानसभा को ही बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, आप भले यहाँ पैदा हुए हैं लेकिन आपका रहना सहना ज़्यादा यहाँ नहीं हुआ है। तो हम हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि वाकई ही आप मांडू विधानसभा को कितना जानते हैं, बता दीजिए। देखिए, ये तो बहुत हास्यजनक बात हो गई है कि लोग बोल रहे हैं कि मैं मांडू विधानसभा को नहीं जानता हूँ। मेरी पैदाइश इसी गांव, आप जहाँ बैठे हैं वो इंदिरा गांव है, मेरी पैदाइश यहीं हुई है और मैं यहाँ लगभग 12 साल आना जाना, मतलब यहाँ 6 साल तो यहीं रहा हूँ और आना जाना हर साल आना जाना किया हूँ। हमारे जितने रिश्तेदार हैं इस पूरे मांडू विधानसभा में हैं, उनके घर आना जाना, तो बचपन से जो रहन सहन है वो मांडू वासियों को मैं देख रहा हूँ। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि मैं इस विधानसभा को नहीं जानता हूँ। इस पिछले 3.5 महीना में जितना जानता था उससे और भी ज़्यादा जान गया है। और मैं बता देता हूँ, मैं जितना पंचायत और गांव का नाम जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि हमारे विरोधी भी उतना जानते हैं। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कई बार अफवाहें जो है वो चुनावी माहौल में फैलती है, वो दर्शकों का क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने ये ज़रूर आपके ज़बानी जो है मैं देखिए, ये चुनाव है, चर्चा पर्चा ये सब चलता रहता है, अफवाहें चलते रहती है, लेकिन जनता बेहतर जानती है मुझे कि मैं इस मांडू विधानसभा का लाडला हूँ और मुझे किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मैं जनता को जवाब दूंगा।
मैं जनता को जवाब देने के लिए आ रहा हूँ और मैं उन्हीं को जवाब दूंगा। अच्छा, कई नेताओं से हम एक सवाल पूछते हैं, वो आपसे भी हम पूछना चाहते हैं कि जब हम ये पूछते हैं कि ये चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण है, तो मोटा मोटी जवाब आता है कि ये तो एक कोणीय चुनाव है, इसमें हम बाजी मार लेंगे। क्या आप भी ऐसे मानते हैं कि आपका सोच लगता है कि ये चुनौतीपूर्ण है और हमें कड़ा संघर्ष के साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ लगता है? मुझे लगता है कि देखिए, ये तो जनता डिसाइड करती है और कोई भी अपना दही को खट्टा नहीं बोलता है। सब कोई अपना जीत का ये जंग रखता है। तो मुझे लगता है ये जनता पे छोड़ देना चाहिए कि आपका काम है, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना करें। आप अपना काम, अगर जन सेवा करने आए हैं तो फिर ये सब क्यों सोच रहे हैं? हार जीत तो अपनी जगह है। कहते हैं कि मंजिल मिले ना मिले ये किस्मत की बात है, आप कोशिश भी ना करें ये भी गलत बात है। तो मेरा काम है कोशिश करना, बाकी जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। चलिए, आप जाते जाते जनता से क्या कहना चाहेंगे, खास करके जो मांडू विधानसभा क्षेत्र की जनता है? मैं मांडू विधानसभा वासियों को ये एक अपने इस आपके टीवी चैनल और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमने 40 साल और इधर 24 साल, जब से झारखंड अलग हुआ है, 24 साल से हमने परिवारवाद को झेला है। और मैं समझता हूँ कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब जिसके पास योग्य है, योग्यता है, शिक्षित है, वही अब इस मांडू विधानसभा को देखेगा। मैं आप सभी मांडू विधानसभा वासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि शिक्षित उम्मीदवारों का मनोबल बढ़ाइए, ताकि वो आपकी बात को विधानसभा में रख पाए, आपकी बातों को, आपकी परेशानियों को, आपकी समस्याओं के लिए सड़क पे उतर पाए, आपके बीच रहे, आपके हमेशा आपके साथ जनता दरबार के रूप में खड़ा रहे, आपके साथ हर प्रखंड में अपने ऑफिसेस खोल करके लोगों के साथ जनसंपर्क करे। आप ऐसे उम्मीदवार को चुनिए जो आपके साथ 1 to 1 हो पाए, किसी कंधे की, किसी लग्गी की ज़रूरत ना पड़े। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि इस बार एक बार शिक्षित उम्मीदवार को चुन करके देखिए। तो ये थे हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर नज़ीर अंसारी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि परिवारवाद की राजनीति बंद होनी चाहिए और शिक्षित उम्मीदवार को लोग आगे बढ़ाए, ताकि उनके जो हक और हुकूक की बात है वो एक अच्छे सही जगह पे पहुंच पाए, ताकि उनकी परेशानियां दूर हो सके। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट के साथ शमीम अहमद, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.